के साथ इंसाफ नहीं किया, ना चाहते हुए भी नहीं किया और चाहते हुए भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजूहत अब मैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊं कि जी पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, उससे पिछली हुकूमत ने। मैंने अपनी होश में हर हुकूमत में एक किसान पैकेज आते देखा है, ये सारे वाकिफ होंगे। इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसी हुकूमत गुजरी हो जिसमें किसान पैकेज ना आया हो। लेकिन वो ये भी मैं मानने को तैयार हूं कि जिस हुकूमत ने भी किसान पैकेज दिया होगा उन्होंने बड़ी नेक नीति के साथ दिया होगा। उन्होंने एक गुडविल क्रिएट करने के लिए दिया होगा कि अवाम में हमारी एक गुडविल क्रिएट हो, अवाम हमें अच्छा समझे, काश्तकार आदमी हमें अच्छा समझे, एक मज़ारा, एक हारी, एक ज़मींदार जो है उसके अंदर हमारी एक नेक नामी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी उसके रीजंस थे वो ये काम जो है वो ना हो सका। इस दफ़ा उम्मीद थी, जब वज़ीर आज़म साहब ने ऑफिस टेक ओवर किया, मुझे उन्होंने बुलवाया, उन्होंने मुझे बुलवा कर कहा कि यार ये सिर्फ 2 शोबे ऐसे हैं हमारे पास, चूंकि ये आखिरी इलेक्शन का साल है, हमने कुछ ना कुछ करना है। 2 शोबे ऐसे हैं अगर इनमें मेहनत की जाए तो पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एक महकमा ज़राअत और एक आईटी के मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने बुलवाया, मैं उनके साथ था उसी मीटिंग में। उन्होंने बरमला कहा उनको भी कि भाई जितने पैसे आपको चाहिए आप मुझसे लें, लेकिन खुदा के लिए आईटी का आप जो है ना वो ये करें। लेकिन बहरहाल वो उसका जवाब बेहतर वो खुद दे सकते हैं। महकमा ज़राअत के हद तक उन्होंने मुझे कहा कि आप एक पैकेज बनाएं काश्तकार की बेहतरी के लिए। वो सर मंडाते ही औले पड़े। हमारी किस्मत इस तरह की थी कि बारिशों ने आन घेरा, फ्लड्स ने आन घेरा। वो जो हमारी अर्ली क्रॉप्स की वो जो सूबे थे, जिस तरह सूबा सिंध था, उसके 23 डिस्ट्रिक्ट, जनाब स्पीकर ये सब जानते हैं कि 23 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड हिट और रेन हिट के अंदर आ गए। बलूचिस्तान की पूरी नसीराबाद डिवीजन, उसके 5 ज़िला, बलूचिस्तान में लसबेला का ज़िला, बलूचिस्तान के एक्सट्रीम अपर पोर्शंस, उसके बाद KPK में जो मामलात हुए ये डेरा इस्माइल खान टांक में, और पंजाब के भी 2 ज़िला, जनूबी पंजाब के 2 ज़िला, एक डेरा गाजी खान और एक ये फ्लड हिट्स आए। सारी की सारी गवर्नमेंट की जितनी मशीनरी थी वो इस काम पे लग गई कि हमने लोगों को रिलीफ किस तरह देना है, जो लोग डिसलोकेट हुए हैं हमने उनको वापस किस तरह घरों में पहुंचाना है। और जितना लॉस, अब आप देखें जनाब स्पीकर, कितनी बड़ी बदकिस्मती थी हमारी कि हम लॉस को असेस ही नहीं कर पाते थे। पानी खड़ा हुआ था, जब तक पानी नीचे जाता उसके बाद हमने असेस करना था कि हमें नुकसान हुआ। अब सिंध के अंदर 100% कॉटन क्रॉप जो है वो तबाह हो गई। 100% आपकी खजूर की क्रॉप तबाह हो गई। कोई क्रॉप ऐसी नहीं है सिंध में जो अगर 50% से ज्यादा, पार्शियली हर क्रॉप तबाह हुई। आपका राइस तबाह हुआ, आपका गन्ना तबाह हुआ, आपके बाकी तमाम मामला तबाह हुए। उसके बाद हमने फिर सर जोड़कर बैठे कि अब इसमें क्या करें। किसान पैकेज भी थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूं कि वाकई किसान पैकेज डिले हुआ है, लेकिन हम उनकी रिहेबिलिटेशन सोचते, हम उनको इंसानी जिंदगियां बचाने वाला मसला था जनाब स्पीकर ये। और एक सबसे बड़ी इसमें जो मज़े का खेज तो नहीं कहनी चाहिए, बदकिस्मती की बात है कि महकमा ज़राअत डिवॉल्व हो चुका है। महकमा ज़राअत अब ये सूबाई इख्तियार है, अब सूबों का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है। दिस इज ए डिवॉल्व डिपार्टमेंट। इसके बावजूद फूड सिक्योरिटी के नाम पे, कि फूड सिक्योरिटी चूंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। फेडरल गवर्नमेंट ने उसके बाद बैठकर अपने स्टॉक्स को हमने इकट्ठा किया। मैंने पास्को के साथ मीटिंग्स की, मैंने तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मीटिंग्स की। अभी मेरे एक फाजर रुकन, मेरे एक इंतहाई काबिल एहतराम मेंबर कह रहे थे कि हम कितने फ़ख्र से कहते हैं कि हम इतनी गंदम इम्पोर्ट कर लेंगे। नहीं वल्ला नहीं, इसमें कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है। हम तो इंतहाई शर्मसारी से रो भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते। ये एग्रीकल्चर ग्रोइंग, अब ये देखें कि अभी कुछ साल पीछे चले जाए आप, कुछ साल पीछे, ज्यादा ना जाए आप, कुछ साल पीछे चले जाए। वी वर व्हीट एक्सपोर्टिंग कंट्री जनाब स्पीकर, वी वर कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये मैं कुछ बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं,
ये 8-10 साल पुरानी बात कर रहा हूं। हम कॉटन भी एक्सपोर्ट करते थे, हम वीट भी एक्सपोर्ट करते थे। आज ये दिन हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं कि वो शोबा जिसको हम कहते थे कि जी ये दिस इज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान की मैशियत का दारोमदार ज़राअत पे है, पाकिस्तान में ज़राअत होगी तो मैशियत जो है वो इसकी सर्वाइव करेगी। और आज भी आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स एज ऑफ टुडे, लेकिन कितनी बदकिस्मती है, आज भी आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देख लें जनाब स्पीकर, आज भी आपकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, दे आर द मेजर शेयर होल्डर्स इन योर फॉरेन एक्सचेंज आज भी। और हमने इतना जोर लगाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कामयाब नहीं हो सके। अब पिछले साल का जनाब स्पीकर फॉरेन एक्सचेंज का आलम यह है, इनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि जो हमारे या इस हुकूमत के ज़िम्मे इनके हिस्से में जो फॉरेन एक्सचेंज आई थी, उसका तो तरीक़ाकार यह, मैं अक्सर कहता होता हूँ, है तो गलत बात, कि हमें चाहिए कि हम सुबह अलमारी खोला करें, फॉरेन एक्सचेंज को देखा करें कि हाँ भाई पड़ी हुई है, फिर बंद कर दिया करें। लेकिन इन हालात में भी 4.5 बिलियन डॉलर्स आपकी ऑयल सीड्स का इंपोर्ट बिल है, जो इस साल जनाब स्पीकर 6 बिलियन डॉलर्स पे चला जाएगा। आपकी वीट की इंपोर्ट 3 मिलियन मैट्रिक टन, हमने ये रशियन और यूक्रेन वार के बायस हमें पता है कि अफगानिस्तान की और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जहां पर गंदम नहीं होती, उनका टोटल रिलायंस पाकिस्तान के ऊपर होना है। हमने हर चीज को सामने रखा, हमने केपी के गवर्नमेंट की डिमांड पूरी की, हमने बलोचिस्तान की डिमांड पूरी की, हमने सिंध की डिमांड, और उस पर देखें एक और मतलब मुझे नहीं समझ लग रही कि पंजाब ने हमें लेटली, ये आज से कोई 15-20 रोज पहले उन्होंने कहा जी कि हमें तो 1 लाख मैट्रिक टन जो है ना वो हमें इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए या हमें इंपोर्ट करके दें। उनको हम 5 लाख टन पे लेके आए, 1 मिलियन मैट्रिक टन से। हमने कहा भी हम देते हैं, तो फूड सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, हम क्यों नहीं देंगे, इसके बावजूद कि उनके पास फूड स्टॉक्स हैं। हमने बलोचिस्तान को एक्स्ट्रा वीट की कमिटमेंट की, हमने केपीके की सारी डिमांड पूरी की, हमने सिंध की डिमांड पूरी की। और जनाब स्पीकर, आप एक और इनको स्टडी करना चाहिए, जितने प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं इनको ये स्टडी करना चाहिए कि आपकी जितनी वीट की प्रोडक्शन होती है इस मुल्क में, ये मुझे उठकर बताए, कोई फाजल मेंबर हिम्मत करे उठकर बताए, उसका 20% चारों सूबों में सिर्फ 20% गंदम है जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, बाकी 80% गंदम प्राइवेट सेक्टर में जाती है। 80% गंदम। वी आर सेल्फ सफिशिएंट, इवन टुडे वी आर सेल्फ सफिशिएंट। अब वो गंदम कहां जाती है, किसने कंट्रोल करना है? अगर तो फेडरल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है तो हमारी झोली में डालें। अगर ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है और सूबों ने कंट्रोल करना है तो खुदा के लिए तरस खाए इन लोगों पर। ये कोई हिम्मत नहीं कि जब मेरे पास काश्तकार भाई आते हैं, मेरा भी दिल करता है, मैं भी एक छोटा सा काश्तकार हूं, मेरा भी दिल करता है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो 2200 रुपए से वो चली जाए 6000 पे, 7000 पे। लेकिन ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि जो शहरी आबादी है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, और शहरी जितने हमारी आबादी हैं जहां पर मजदूर दिहाड़ीदार सुबह निकलता है मजदूरी करने, वो शाम को 3000, 3200 का थैला आटे का बच्चों के लिए कैसे लेके जाएगा, किस तरह लेकर जाएगा? हर चीज को हमने चेक एंड बैलेंस के अंदर रखना है। और हम यकीन करें कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं, दयानतदारी से कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट प्राइस हमने तय कर ली, सपोर्ट प्राइस मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा था, लेकिन वो चूंकि कैबिनेट में थ्रू सर्कुलेशन सपोर्ट प्राइस चल रही थी, लेकिन एक हमारे बड़े ही फाजल मेंबर ने, कैबिनेट के कुलीग ने लिखा कि जी इसको सर्कुलेशन में ना लाएं, आप इसको कैबिनेट की एक रेगुलर मीटिंग में डिस्कस करें। अब सुबह सुना है कैबिनेट मीटिंग हो रही है, तो सुबह इंशाअल्लाह ताला वी विल डिस्कस इट देयर। इसके बाद अब ये पैकेज की बात हुई। अब पैकेज में मेरी बात सुन ले, जिस मुल्क में जनाब स्पीकर 25 लाख 30 लाख रुपए का ट्रैक्टर हो जाए, उसके बाद आप सोच सकते हो कि काश्तकारी होगी, आप सोच सकते हो कि प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, आप सोच सकते हो कि क्रॉप्स की यील्ड जो है वो बेहतर होगी। हमने इन 2 कंपनियां जो हैं, जो 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जिनके पास लाइसेंस है पाकिस्तान में, इनकी मिन्नतें की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने, इनके साथ उन्होंने बरमला कहा कि जी हमने इसको सस्ता नहीं करना, हम अफोर्ड नहीं कर पाते।
उसके बाद हमने एक थर्ड प्लेयर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने, आज वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर यहाँ पर होते तो वो आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते थे। आज भी मेरे ऑफिस में एक मीटिंग हुई है, बेलारस डायरेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम लाइसेंस दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़े। और सिर्फ इस पे नहीं रहे वजीर आजम, उन्होंने सेकेंड हैंड ट्रैक्टर, मजबूर होकर सेकेंड हैंड ट्रैक्टर के इंपोर्ट की इजाजत दी है कि 5 साल तक पुराना ट्रैक्टर जो है वो जो काश्तकार चाहे, जो हारी चाहे, जो मज़ारा चाहे वो इंपोर्ट करे। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वो ट्रैक्टर इस मार्केट में आ गए, इनके रेट भी ठीक हो जाएंगे, इनके दिमाग भी ठीक हो जाएंगे, इनकी सोच भी ठीक हो जाएगी और ये मस्बत राहों पर भी चलना शुरू हो जाएगा। बदकिस्मती है, मोनोपोली है, जितना दिल करे। अब एक आदमी, एक तो चलो एक जिम्मेदार है, एक वो आदमी है जो मेरी जमीन लेकर काश्त कर रहा है, वो ट्रैक्टर लेगा तो क्या करेगा। यहां तक उनके ऊपर एलिगेशंस लगी कि जनाब ये ट्रैक्टर जो लिया जाता है ये तो जी सारा दिन ईंटें और रेत ढोते। और मैंने कहा अकल के अंधो, ट्रैक्टर एक वाहिद चीज है जो स्वाय जिम्मेदारे में और कहीं यूज नहीं होता। और कुछ 24 घंटे 12 महीने तो जिम्मेदारे में ट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते। और अगर एक गरीब आदमी फरागत के दिनों में अपनी दिहाड़ी लगाता है ईंटें ढोकर या रेत ढोकर, तो आपको क्या तकलीफ है उससे। हमने गाड़ी लीज करनी हो तो हमें मर्सिडीज की भी कार फाइनेंसिंग मिल जाती है। हमने गाड़ी लीज करनी हो तो हम अपने बिजनेस एड्रेस के ऊपर हम बड़ी से बड़ी जीप लीज कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर की लीज आती है, वो अपना एक मरबा जमीन भी देता है जो कम से कम 20-25 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, हम उसको ट्रैक्टर नहीं देते। बैंक्स को अगर कहा जाए कि भाई ये दिस इज द अमाउंट जो आपने डिस्पर्स करनी है एग्रीकल्चर लोन में, एग्रीकल्चर लोन में ये पाबंदी लगाई जाती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। आप कुछ कोई आदमी इनमें से कह सकता है कि उनमें से कितने पैसे हैं जो काश्तकार तक पहुंचते? नहीं पहुंचते। जनाब स्पीकर, लाहौर में मैं बैठा हूं, मैं एक मौसर आदमी हूं, मैं वजीर हूं, मैं MNA हूं, मैंने ही वो लोन ले लेना है। अपनी बच्ची की शादी कर लेनी है, बच्चे की शादी कर लेनी है, कोई कोठी बना लूंगा, कोई 2 गाड़ियां ले लूंगा। यही होता है ADB ज़राई लोन्स के साथ। काश्तकार तक वो लोन नहीं पहुंचता। ये भी इस दफा हमने स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करके कमर्शियल बैंक्स को उसको हमने मजबूर कर रहे हैं कि ऐसे रूल्स बनाएं कि काश्तकार को उसका डायरेक्ट फायदा हो, काश्तकार उससे मुस्तफीद हो। जनाब स्पीकर, अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब आप हैरान होंगे, अब ये DAP की बात हुई, ये सबको पता है जो जिम्मेदारा करते हैं कि इस दफा 14,000 14,500 से DAP नीचे आना शुरू हुई है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का चूंकि ये शोबा है, मैं लेकिन मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं कि मेरे मुतलका भी है इनडायरेक्टली, इनके साथ मीटिंग्स कर करके प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2500 रुपया इनकी कीमत लेस की, नीचे लेकर आए। आज देखिए, आज DAP शॉर्ट नहीं है, DAP इज अवेलेबल इन द मार्केट। एक मिनट राव साहब, आपकी बात मैं सुनूंगा, सारी सुनूंगा, मुझे पता था तकरीर आई है, पर 1 मिनट खलो जाओ जरा। हाँ, सिर्फ गुजारिश ये है, सेम इज द केस ऑफ यूरिया। देखें, बाहर बैठकर, मेरे भाई हैं, बाहर बैठकर बात करना, इतराज करना इज वेरी इजी। इट इज डैम इजी कि हम किसी के ऊपर आकर ऑब्जेक्शन लगा दें, लेकिन व्हेन यू विल स्टेप इन समबडी एल्सेस शूज, देन यू विल रियलाइज कि नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके ऊपर टाइम लगता है। अब ये वीट सीड था, फ्लड अफेक्टेड एरियाज की बात थी। हमने 5 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक के अपने ही फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के एक प्रोजेक्ट से निकालकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया कि ये रीअप्रोप्रिएट करो और ये सिंध में और बलोचिस्तान में और जितने भी KPK और पंजाब में फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जाए। हमने 5 अरब रुपया रीअप्रोप्रिएट किया। जब वजीर आजम साहब के पास गए, उन्होंने कहा यार ये बहुत थोड़ा है। 5 अरब रुपया उन्होंने अपनी तरफ से PSDP के जो स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स थे उनको खत्म करके या उनको डेफर करके अगले साल पे उन्होंने कहा 5 अरब रुपया और दिया जाए। अब सिंध की सोइंग होती है 1 महीना अर्ली, वो ये सारी मोडेलिटीज तय करते करते पहले दिन ही 2 सूबों ने कहा, पंजाब और KPK ने, कि जी हमने तो इसका शेयर होल्डर, क्योंकि हमने कहा था कि 50% पैसे आप देंगे, 50% पैसे हम देंगे।
उसके बाद सिंध ने हमें खत लिख के दिया कि जी ये हमें कैश दें, हम अपने, क्योंकि हमारे यहाँ गंदम की काश्त हो चुकी है, अब हमें कैश दें ताकि हम बाकी फर्दर स्टेज के ऊपर डीएपी में या यूरिया में या किसी और चीज़ में हम अपने काश्तकार को असिस्ट कर लेंगे। अब हमें वीट सीड की जरूरत नहीं है। अब वो मीटिंग फिर हमने कल रखी हुई है, वो हम एक और समरी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम यूरिया में सब्सिडी दे सकते हैं, और वो यूरिया की सब्सिडी जो है वो करें। अब आ जाए शुगर के ऊपर। जनाबे वाला, मुझे शुगर का एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है क्योंकि ये बेसिकली इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। उन्होंने ये कहा कि जी कि चूंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लिहाजा मैं काम करने से कासिर हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड ट्रांसफर कर दिया फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में। अब देखना यह है कि आपके पास, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है जनाब स्पीकर कि हमें शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दीजिए। ना मेरी शुगर मिल है, ना ही मैं कोई गन्ने का कोई इतना बड़ा काश्तकार हूं, ना मुझे कोई इनसे मसला है कि ये गंदम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं नहीं करते, क्यों करते हैं। लेकिन जनाबे वाला मेरा एक मसला जरूर है, दैट इज फूड सिक्योरिटी। आई हैव टू इंश्योर इट। ये नहीं हो सकता कि आज मुझे स्टॉक्स बताए बगैर, आज आप मुझे स्टॉक्स की वेरिफिकेशन करवाए बगैर आप मुझसे शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत लें और 2 महीने के बाद इस मुल्क में चीनी कम हो। मैं आज इस फ्लोर पे ऐलान करूं ना कि मैं इतने टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहा हूं, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि सुबह 25 से 30 रुपए चीनी महंगी हो जाएगी। सुबह, देर से नहीं होगी, सुबह ऐलान के फौरन बाद ये चीनी महंगी हो जाएगी। आप खुदा का खौफ करो, थोड़ा सा गरीब आदमी के ऊपर तरस खाओ। थोड़ा सा इस मुल्क के अवाम आ गई महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, आ गई वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो हम बुरे बनते हैं। मैंने इन्हें कहा कि जी मुझे कोई इतराज नहीं है, आप शुगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फिजिकल मुझे गोडाउन्स में मुझे आप शुगर के स्टॉक्स की वेरिफिकेशन करवा दें, आई एम रेडी। मुझे आप करवा दें, डीसी लिख कर दे, मुतलका डीसी अगर बावलपुर जिले में शुगर मिल है तो डीसी लिख के देगा कि जी मैंने एक बोरी चीनी की गिनी है, मैं ये सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि इतनी चीनी इस मिल में अवेलेबल है, और उसकी वेरिफिकेशन उस सूबे का चीफ सेक्रेटरी करेगा। मेरे से सुबह इजाजत ले लिया, मुझे तो कोई इतराज नहीं। ये नहीं हो सकता कि मैं आज शुगर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाजत दूं, 2 महीने के बाद मैं वो 3 गुना ज्यादा कीमत पर इंपोर्ट करूं, उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, उसके बाद मुकदमात का सामना हो, उसके बाद स्कैंडल्स बने। ये एटलीस्ट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई स्टाइल। जनाब स्पीकर, मैंने तो 10 दफा वजीर आजम साहब को भी कहा कि वजीर आजम साहब अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है, अगर आप समझते हो कि ये बहुत जरूरी है, आई एम रेडी टू सरेंडर। मुझे कुछ, मेरा शुगर एडवाइजरी बोर्ड से वास्ते ही को नहीं, ये तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का शोबा था, हमारे पास आ गया है। लेकिन टिल द टाइम ये मेरे पास होगा, आई विल नॉट वायलेट द रूल्स, आई कैनॉट इवन थिंक ऑफ वायलेटिंग द रूल्स। कि मैं कैसे कर सकता हूं एक चीज जो मेरे इख्तियार में ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि चीनी का फिजिकली चीनी के स्टॉक्स हैं कितने। अभी तक हम गंदम की, आप यकीन करें कि गंदम में भी हमारे साथ वो सलूक हो रहा है जिस तरह के भाई लूट का बाल है, बस चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, बस आ जाओ भी आ जाओ, ये इतनी गंदम ले लो, इतनी गंदम। यही कल कुछ चीनी का हाल होना है। अब हमने क्या किया है कि ये जो सिंध में एरिया रिकवर हो रहा है जनाब स्पीकर, हम ऑलिव के सीड को, क्योंकि ऑलिव एक ऐसा क्रॉप है जो अगर जमीन नहीं भी तैयार, जमीन नहीं भी हमार, तो हम जिस तरह पंजाबी में वो कहते हैं कि जी हम छठे से बीज फेंक देते हैं। ऑलिव वो जो एरियाज होते हैं जहाँ पर ऑलिव काश्त हो सकता है, हम वहाँ पर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकारों को फ्री हम ऑयल सीड दें। उसके लिए भी हमने पैसे रखे हुए हैं। हमने हर शोबे से मुंसलिक, आपकी सोच होगी कि कॉटन के इंटरवेंशन प्राइस हम बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉटन का एरिया जो डिक्रीज हुआ है, जिसको दूसरे क्रॉप्स ने टेक ओवर किया, मसलन मेज, मसलन राइस, मसलन शुगर केन, ये 3 क्रॉप्स हैं जिन्होंने कॉटन के एरिया को डिक्रीज किया, इसकी जगह उन्होंने ली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार को दोबारा राग़िब करें कि कॉटन की तरफ आओ, क्योंकि कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जिससे आपको बचाना है। वीट इज योर फूड सिक्योरिटी, कॉटन इज द क्रॉप विच एड्स इनटू योर फॉरेन एक्सचेंज।
तो ये आप अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह ताला इनको इत्तेकाद होना चाहिए, इनको भरोसा होना चाहिए कि देखिए मैं तो ना इनकी तरह बड़ा जिम्मेदार हूँ, मैं वाकई मैं बड़ी ध्यानदारी से आपको राजा साहब बता रहा हूँ स्पीकर साहब कि मैं तो एक काश्तकार हूँ, बट आई नो आई एम वेल वर्स्ड कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हो रहा है। तो उसके ऊपर कम से कम मेरे से ये तवक्को ज़रूर रखें कि मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे किसान, अब ये इस किसान पैकेज में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का मामला था एंड दे ऑल नो कि इस टैरिफ में 1600 के करीब ये सॉरी अपना 16 रुपये का इनको एक यूनिट पड़ रहा था कि काश्तकारों ने स्ट्राइक की, यहाँ पर भी आके धरने दिए सारा। पावर डिवीजन ने हमें समरी भेजी कि अगर आप 1 रुपये का रिलीफ दोगे तो 12 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। 92 बिलियन रुपीस की सब्सिडी इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन योर बजट जनाब स्पीकर। 92 बिलियन रुपीस की सब्सिडी इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन योर बजट। अगर आप 2 रुपए की दोगे तो आपको 24 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर सेड नो, नथिंग डूइंग, जो मर्जी हो इसको 13 रुपए के लेके आओ, 3 रुपए की सब्सिडी दो काश्तकार को कि वो अपने ट्यूबवेल के ऊपर ये सब्सिडी जो है उसको दी जाए और ट्यूबवेल्स को सोलराइज करो। अब 15 लाख ट्यूबवेल हैं हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में, जिनमें से 3 लाख ट्यूबवेल को 2,90,91,000 ट्यूबवेल बिजली पे चलते हैं, बाकी डीजल पे चलते हैं। अब इन 2,90,91,000 ट्यूबवेल्स को जो हमने we have to shift it on the solar system, we can't shift it overnight, लेकिन ये भी हम अरेंज कर रहे हैं कमर्शियल बैंक से थ्रू स्टेट बैंक कि कोई ऐसा सिस्टम बने कि हम अपने काश्तकार को कहें कि यार ये 20% तुम दे दो, 25% तुम दे दो, बाकी तुम्हें बैंक लोन देगा, 2 साल के बाद तुम्हारा बिजली के बिल से जान छूट जाएगी, अपनी किस्तें उतारते रहना, अपने आप को लोन फ्री कर लेना। अब दिस इज द मैक्सिमम वी आर ट्राइंग टू डू और इंशाअल्लाह ताला ये हम करेंगे जी। इसके ऊपर कोई मैं नहीं समझता कि इसमें कई तौर के ऊपर कोई हमारी तरफ से सुस्ती या कुताही है। ये राव अजमल साहब ने एक बात की थी कि जी ये पैकेज जो है ये डिले हो रहा है। यस, ही इज़ राइट, पैकेज डिले हो रहा है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पैकेज डिले हो रहा है। सबसे बड़ा है ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का मामला। We are working on it, Power Division is working on it, Finance Department is working on it, क्योंकि हमारा तो इशू नहीं है ना जी, ये तो बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोझ बर्दाश्त करना है और पावर डिवीजन ने हमें इसकी फैक्चुअल पोजीशन ऑन ग्राउंड पोजीशन बतानी है कि जी ये मामला आता है और फाइनेंस डिवीजन ने बताना है कि जी ये मेरी बास्केट है, इस बास्केट में से मैं ये स्पेयर कर सकता हूँ या नहीं। वो जैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला, आज कल परसों, इन ए वीक्स टाइम, दैट शैल बी नोटिफाइड इंशाल्लाह। Thank you very much, Speaker. Thank you, Mr.